हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नए डीजी आईएसआई की तकर्री का या तैनाती का जो नोटिफिकेशन है। कई रोज़ के इंतज़ार के बाद बिलाखिर आज वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं उनकी बतौर नए डीजी आईएसआई तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक जो मौजूदा सरबराह हैं जनरल फैज़ हमीद, वो 19 नवंबर तक अपने जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देंगे और फिर अगले रोज़ यानी कि 20 नवंबर से जनरल नदीम बतौर आईएसआई चीफ अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है उसमें यह भी लिखा है कि आईएसआई के ओहदे के लिए जो वज़ारत दिफा की तरफ से अफसरान के नाम भिजवाए गए थे, वज़ीर आज़म साहब ने तमाम उम्मीदवारों का बाकायदा इंटरव्यू किया और उसके बाद आज वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान हतमी मुशावरत हुई और तैनाती का ऐलान कर दिया गया। इससे कबल आईएसपीआर की तरफ से 6 अक्टूबर को जब ये ऐलान किया गया था तो उसके बाद हुकूमती मौक़िफ़ ये सामने आया था कि डीजी आईएसआई की जो तैनाती है वो वज़ीर आज़म हाउस का राइट है और इसी हवाले से तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। इस मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साहब। ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं इस सारे मामले के ऊपर। वेलकम टू द शो साफ़ी साहब। जी साफ़ी साहब, बिला आखिर नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया। आपने बहुत तफसील से कुछ दिन पहले इस पे लिखा भी था कि ये मामला जुलाई से शुरू हुआ था, बीच में फ़ैसला हो भी गया था, फिर शायद बकौल आपके कॉलम के वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से इरादा तब्दील कर दिया गया और ये सारा मामला खड़ा हुआ। तो सर आज तो फिर अब पीएम हाउस की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आई है वो ये कह रही है कि सारे उम्मीदवारों को वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू किया है और उसके बाद ये फैसला सामने आया है। देखिए, यही हमें बहुत अफसोस होता है कि इस वज़ीर आज़म की तरफ से अपनी छोटी छोटी अनाओं के लिए और अपनी निक्की निक्की ख्वाहिशात के लिए मुल्की इदारों को इस तरह की आजमाइशों की बीम चढ़ाया जाता है। अब पहली बात तो ये है कि आपने हवाला दिया एक वज़ीर साहब का कि वो कह रहे थे कि जो कानूनी तरीक़ेकार होगा, तो हमें तो एतजाज़ एहसन साहब के लेवल के वकला भी ये बताते हैं कि आईन में और कानून में इसका जिक्र नहीं है। जो जिक्र है वो रूल्स यानी ज़ाब्ते में है और या फिर मॉरल है कि अगर वज़ीर आज़म हकीकी मानों में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो तो फिर ये उन्हीं का इख्तियार होना चाहिए। लेकिन अब खुद इसी प्राइम मिनिस्टर के दौर में 2 DGISIs का तकर्रुर हुआ है, एक जनरल आसिम मुनीर साहब का और दूसरा खुद जनरल फैज़ हमीद साहब का। और मैं पहले भी चैलेंज करता हूं और आज दोबारा चैलेंज करता हूं कि क्या उस वक्त उनके पास 3 नामों की समरी आई थी? अगर आई हो तो ये हुकूमत दिखा दे। मैं दावे से कहता हूं कि कोई समरी न वज़ीर आज़म ने तलब की थी, न उनके पास आई थी, न इंटरव्यूज हुए थे। और फिर इसी तरह जनरल फैज़ हमीद साहब का जब तकर्रुर हो रहा था तो उस वक्त भी न 3 नामों की समरी आई थी और न इंटरव्यूज हुए थे। अब यहाँ पे भी आप देख लें कि ये बाद में चूंकि वज़ीर आज़म ने एक गलत स्टैंड लिया था और उसकी वजह से पूरा इंस्टीट्यूशन आजमाइश से भी 2-4 हुआ था, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन इस मामले में सिपाही से लेके सीनियर तरीन जनरल्स तक वो अपने आर्मी चीफ के साथ खड़ी थी। तो साफ़ी साहब फिर आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली मतलब कि पीएम हाउस ने अपनी फेस सेविंग कर ली मगर इदारे की फेस सेविंग का कोई इसमें हमें मतलब कि अंसर नजर नहीं आता इस सारे मामले में? नहीं, इसमें तो खैर इदारे की भी फेस सेविंग यूं हो गई कि अल्टीमेटली वही नाम की समरी उन्होंने साइन कर दी कि जिसका आईएसपीआर की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया था। और ये पिछले जो 20 दिन उन्होंने गुजार दिए, तो जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया था पहले भी कि जो असल रीजन था वो न अपने कैबिनेट को बता सकते थे, न वो अपने करीबी लोगों को बता सकते थे,
اور نہ ان کے وزیر اور مشیر اور ترجمان ہمیں بتا سکتے تھے. تو یہ 20 دن سارے اسی پہ انہوں نے گزار دیے کہ ان کو اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ چاہیے تھا. اور اس فیس سیونگ میں انہوں نے ایک یہ بھی تقاضا کیا تھا کہ ان کے ساتھ 3 بندوں کی ملاقاتیں کرائی جائیں. اب یہاں پہ انہوں نے انٹرویوز کا نام استعمال کیا، حالانکہ اس کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ نہ تو ان کی تصویر جاری ہوگی اور نہ وہ انٹرویو کے شکل میں ہوں گے، وہ صرف ملاقاتیں ہوں گی. لیکن آج وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جو پریس جاری کیا گیا اس میں ان کو انٹرویوز کا نام دے دیا گیا. لیکن اس سے بڑا سوال ہمارا یہی ہے کہ پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے وقت کیا اس طرح کے انٹرویوز کیے گئے تھے؟ تو اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو سارا بلوچستان میں ہم نے معاملہ دیکھا، اس کے بعد اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید JUIF جو جماعت ہے وہ اتحادی بن جائے باپ کی جو نئی حکومت بنے گی بلوچستان میں. TLP کا مظاہرہ، کالعدم ایک تحریک، اتنی صورتحال خراب ہوئی کہ یہ سب بھی شاید اسی نوٹیفیکیشن سے کہیں سرے جڑتے تھے، ملتے تھے ان واقعات کے. نہیں دیکھیں، ابھی تو وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ افغانستان کا معاملہ اس طرح ہے اور چونکہ TLP کے معاملات ہیں اور چونکہ امریکہ کے ساتھ معاملات ہیں تو اس لیے ان کو کچھ عرصے کے لیے جنرل فیض حمید صاحب چاہیے. یقیناً جنرل فیض حمید صاحب بہت ایکٹیو DGISI تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا پرسن کی ایک بریفنگ میں آرمی چیف نے بھی ان کی تعریف کرتی ہوئی کہا تھا کہ وہ مشکل سے 3 گھنٹے سوتے ہیں اور یہ سارے معاملات انہوں نے ہینڈل کیے تھے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو ایک تو ISI ایک انسٹیٹیوشن ہے اور جس میں ہر کام کے لیے الگ الگ DGs ہیں اور پھر ان کے نیچے باقی آفیسرز ہیں، تو وہ اگر یہ 20 دن اس کام میں گزارے گئے تو یہ 20 دن جو ہے نئے DGISI کی بریفنگز میں بھی صرف ہو سکتے تھے. لیکن دوسری بات یہ کہ ان سارے معاملات کی ہینڈلنگز کے لیے تو ان اداروں کو وقار چاہیے، عزت چاہیے، ان کے افسران کو ذہنی سکون چاہیے کہ وہ یہ سب معاملات بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکے. تو پچھلے 20 دن سے تو انہوں نے ان اداروں کے ہر افسر کو اور ہر جوان کو ذہنی کرب میں مبتلا کر رکھا تھا. بہت بہت شکریہ صافی صاحب، آپ نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ایک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو بلوچستان میں اس بحران جاری ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان کا اور وہاں جو سیاسی بحران ابھی بھی موجود ہے. اسی حوالے سے جو حکومت سازی کا مرحلہ ہے ابھی جاری ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ تمام جو جماعتیں ہیں ان کی کوششیں اس حوالے سے تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں. سابق وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کے استعفے کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کی لمبی ایک مشاورت ہوئی تفصیل کے ساتھ، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سابق سپیکر ہیں عبدالقدوس بزنجو صاحب ان کو وزارت اعلیٰ کے لیے اور جان محمد جمالی صاحب کو سپیکر بلوچستان اسمبلی کے عہدوں کے لیے نامزد کیا جائے گا. مگر معاملہ جو ہے وہ یہاں ختم نہیں ہوتا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو باپ کی اتحادی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کی صوبائی جو چیپٹر ہے اس کی طرف سے بھی اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید وہ اپنا ایک چیف منسٹر کے لیے کینڈیڈیٹ سامنے لانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. یار محمد رند صاحب جو ہیں ان کے نامزد ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. مگر وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب جو اس معاملے میں کافی حد تک انوالو بھی رہے ہیں اور کوئٹہ کے چکر بھی انہوں نے لگائے، ان سے جب آج اس معاملے کے اوپر سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو PTI ہے وہ باپ کو ہی سپورٹ کرے گی. میڈیا رپورٹس کے مطابق جو نمبرز گیم ہے اس کے اندر JUIF کا بھی ایک اہم کردار ہو سکتا ہے. ان کی اس وقت صوبائی اسمبلی میں 11 نشستیں ہیں
اور کچھ میڈیا اطلاعات اس طرح کی بھی ہیں کہ باپ کی شاید خواہش ہے اس دفعے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بجائے JUIF جو ہے وہ ان کی حکومتی اتحادی بنے۔ میڈیا ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کی زیر قیادت میں آج اسلام آباد کے اندر اسی معاملے کے اوپر یہ جماعت بھی ایک مشاورت کر رہی ہے اور ایک حتمی فیصلہ جو ہے وہ ابھی رہتا ہے۔ یہ نمبرز گیم جو ہے اور سیاسی جوڑ توڑ جو ہے یہ کیا شکل اختیار کرنے جا رہی ہے، اور کیا جو باپ ہے جس کے اندر ایک وزیر اعلیٰ کو ہٹا کے جماعت کے اندر سے ہی ایک دوسرا کینڈیڈیٹ سامنے آیا ہے، کیا یہ پارٹی جو ہے اب متحد رہ سکے گی؟ ان سارے معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے شہبانی صاحب، سابق ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد رند صاحب، یہ ایک سینئر صحافی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن۔ جی رند صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ سر یہ جو مختلف قسم کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ PTI کی جو مقامی قیادت ہے وہ بھی اپنا کینڈیڈیٹ سامنے لانا چاہ رہے ہیں، باپ کے اندر بھی اس وقت بہت زیادہ تناؤ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پارٹی میں بہت زیادہ گروپنگز ہو گئی ہیں، سر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا سچ مچ جماعت کے اندر بھی مسائل ہیں اور جو اتحاد ہے وہ بھی ڈگمگا رہا ہے؟ جی دیکھیں، جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں عارفہ، ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں، سردار یار محمد رند جو امریکہ کے دورے پر تھے جب جام کمال صاحب مستعفی ہوئے، لیکن میری یہ اطلاعات ہیں کہ دونوں کے رابطے موجود تھے اور ایک انڈرسٹینڈنگ بہت سی چیزوں پہ تھی۔ گزشتہ رات بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ جام کمال صاحب نے ایک کام جو کیا ہے وہ استعفیٰ دینے کے بعد گوشہ نشین نہیں ہوئے، وہ ابھی تک اپنے گروپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، یہاں تک کہ سردار یار محمد رند سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پرویز خٹک صاحب نے جب جام کمال صاحب کے استعفے سے ایک روز قبل PTI کی پارلیمانی پارٹی سے ملاقات کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ آپ لوگ اکثریت اگر قدوس بزنجو کے پاس ہے تو ان کی حمایت کریں، تو اس پر میر ظفر اللہ خان جمالی جو سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے فرزند عمر جمالی نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ 3.5 سال یا 3.25 سال سے آپ نے ہمیں پوچھا ہے کہ ہم کون ہیں؟ آج آپ ہمیں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی قدوس بزنجو کی حمایت کر دیں۔ اگر PTI بلوچستان چیپٹر اور جام کمال لیڈ جو BAP کا گروپ ہے، HDP اور ANP، یہ اگر قدوس بزنجو کی حمایت نہیں کرتے، اپنا امیدوار لاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ جیت نہ سکیں، لیکن اس کا جو امپیکٹ کریٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ قدوس بزنجو کو لا محالہ جمعیت علماء اسلام، BNP مینگل اور پشتونخوا میپ اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی کہہ لیں، نواب ثناء اللہ زہری آج کل پیپلز پارٹی میں ہے لیکن جیتے نون لیگ کے ٹکٹ پر ہیں، تو ان جماعتوں سے بات کرنی پڑے گی۔ تو پھر BAP کی یہ جو قدوس بزنجو لیڈ گروپ ہے، ایک طرح سے یہ PDM سے مدد لے گی۔ PDM اگر اس حکومت کا حصہ بنتی ہے تو میرا خیال ہے کہ PDM کی فاتحہ اسی دن پڑھ دی جائے گی، اور PDM پھر وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہیں، جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے ہیں، پھر میرا خیال ہے انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی معاف کر دینا چاہیے یوسف رضا گیلانی کے اپوزیشن لیڈر بننے پر سینٹ میں، تو پھر وہ ساری چیزیں بھول جانی چاہیے۔ اور اگر یہ بن جاتے ہیں بالکل صحیح کی حکومت کا حصہ، تو صادق سنجرانی کے لیے مشکلات اور پرویز خٹک کے لیے بڑھیں گی، کیونکہ عمران خان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ PDM کو باہر رکھ کر حکومت سازی کی جائے گی۔ بالکل صحیح۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے آئیں گے تو ہم لیاقت شہبانی صاحب سے اسی معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں جو اس وقت سیاسی بحران بلوچستان کے اندر سامنے کافی دنوں سے چل رہا تھا ہمارے، اور اب جام کمال صاحب کی استعفے کے بعد جوڑ توڑ ہو رہی ہے اگلے چیف منسٹر کی۔ شہبانی صاحب، سر یہ جو اتنی مختلف اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف آپ کی اتحادی جماعت کے حوالے سے کہ شاید ان کا جو صوبائی چیپٹر ہے وہ اب باپ کے ایک چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتا، اور کیا سچ مچ اگر ایسا ہوا تو آپ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی مدد سے حکومت بنانے کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے اس وقت باپ پارٹی کے اندر؟ دیکھیں، پلاننگ جو ہے مختلف قسم کی، جب گورنمنٹ فارمیشن ہوتی ہے وہ مختلف پلاننگ ہوتی ہے، اور طریقہ کار یہی ہے کہ ہر ایک جماعت ان کا اپنا نقطہ نظر بھی ہوتا ہے، اور جس کے پاس نمبرز ہیں وہ مختلف عہدوں کے لیے خواہش کا اظہار بھی کرتی ہے، اور پاسٹ میں بھی یہی ہوتا رہا ہے، اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جو ہے جو پرانی کولیشن پارٹنر جو 41 اراکین پہ مشتمل تھی،
कोशिश ये है कि इन्हीं कोलिशन पार्टनर्स पे बेस्ड नेक्स्ट गवर्नमेंट भी फॉर्म किया जाए, और उसमें भी यही था कि जाम कमाल खान साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, वो सीएम थे, और अब भी जो सीएम है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ही से होगा। और इस सिलसिले में नहीं सर, बट क्या ये कोई, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट प्लानिंग भी हमेशा उन्हीं ऑप्शंस की जाती है जो ऑप्शंस मुमकिन नजर आते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं या जमात में कोई प्लानिंग हो रही है तो वो इस खदशे की बुनियाद पे ही हो रही होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ आपको अंदेशा है या खदशा है कि वो ना सपोर्ट करें इस दफे, वो अलग से अपना कैंडिडेट खड़ा करें। देखिए, अभी तक तो सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब को एज ए कैंडिडेट अनाउंस तो किया गया है, लेकिन आज उन्हीं के जमात के परवेज़ खटक साहब ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के साथ मिलके उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करने का फैसला उस सतह पे वफाक पे कर दिया है। और पीटीआई के एक एमपीए आज कुद्दूस बिजंजो साहब से मिलके उनका उन्होंने हिमायत भी कर लिया है। अब मज़ीद जो है पीटीआई इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है उस सूरत-ए-हाल को हम देख रहे हैं, लेकिन बाप पार्टी की अक्सरियत जो है इस वक्त कुद्दूस बिजंजो साहब के साथ नज़र आती है, और जाम कमाल साहब कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी भी इंटैक्ट रहे, और उसके साथ जो उनके कोलिशन पार्टनर जो 3 साल उनके साथ रहे हैं और आखिर दम तक उनके साथ खड़े रहे, वो चाहते हैं कि तमाम कोलिशन जो है उनको भी गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया जाए। और जैसे 3 साल एक अच्छी रिलेशनशिप रही कोलिशन पार्टनर्स की, इसी पास्ट को फ्यूचर में भी इसी को वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, और इसी मॉडल को वो आगे चलाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ पीडीएम की जमातें, आपने खुद बताया, शाहिद भाई ने आपको बताया कि उनका मुशावरत इस पे हो रहा है, और लेट्स सी कि चूंकि मरकजी सतह पे फैसला कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे होंगे ना। जी जी, शेवानी साहब, उनसे उनको किसी ने कोई ऑफर, शेवानी साहब उनको किसी ने कोई ऑफर की होगी तो वो मुशावरत कर रहे होंगे ना मौलाना फजलुर रहमान साहब से। देखिए, बिल्कुल में तो कोई नहीं मुशावरत करता। अब देखिए, जब गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई उसके बाद जो है 65 अराकीन हैं बलूचिस्तानी असम्बली में, सब एक दूसरे के साथ राब्ते में भी रहते हैं, और तमाम अराकीन उनमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा बन सकते हैं, कुछ अपोजिशन का भी हिस्सा बन सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जमातें हैं, सबका राइट है, एक दूसरे को ऑफर भी सब ने दिए होंगे। तो ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन में यही एक प्रैक्टिस है। जी सर, तो ये बिजिंजो साहब या उनके ग्रुप की तरफ से ही कोई ऑफर गई होगी ना JUIF को, जो वो मुशावरत कर रहे हैं इस वक्त इस हवाले से? नहीं, वो खुद भी तो ये फैसला कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे। उन्होंने कोई फैसला तो अभी करना है, चूंकि नहीं सर, तो कोई पहले वो अपोजिशन में थे। यकीन तो होगा सर, कोई ऑफर तो होगी ना, तो जो वो करे। एक ऑपोजिशन में जमात जो बैठी हुई है उसको क्यों ये जरूरत महसूस हुई मुशावरत करने की? उनको कोई ऑफर हुई होगी, किसी ने उनको कांटेक्ट किया होगा, बात की होगी, तो वो इतनी संजीदगी से मौलाना फजलुर रहमान साहब के लेवल पर मुशावरत कर रहे हैं इस पे। देखिए, 24 अराकीन है, और वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए भी मुशावरत कर सकते हैं, अब गवर्नमेंट बनाने के लिए भी मुशावरत कर सकते हैं, अपोजिशन के हवाले से भी मुशावरत कर सकते हैं। तो आप अपनी बात मुशावरत में जो है मेरे ख्याल कोई इसी हवाले से मुशावरत करें, किसी भी हवाले से कर सकते हैं, किसी भी हवाले से कर सकते हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। बिल्कुल सही सर। रिंद साहब, सर ये बताइएगा कि परवेज खटक साहब का तो आपने हवाला दिया कि उनको जो पीटीआई की सूबाई पार्लियामेंट्री मीटिंग थी उसमें किस किस्म की उनको तनकीद का सामना था। तो सर सुना है कि बाप के अंदर से अब सादिक संजरानी साहब के ऊपर भी कुछ तनकीद हो रही है, कुछ लोग खुश नहीं है। देखिए, बिल्कुल क्लियर सी बात है, जाम कमाल की ट्विटर टाइमलाइन हमारे सामने है। उसके अलावा जो गुफ्तगू जाम कमाल और सादिक संजरानी के दरमियान मुज़ाकरात के आखिरी राउंड में हुई, उसमें एक जुमला बहुत ही दिलचस्प था जो जाम कमाल ने सादिक संजरानी को मुखातिब करके परवेज खटक की मौजूदगी में कहा। उन्होंने कहा, मेरी कुर्सी की फिक्र करना छोड़ दें, इस अदम एतमाद की सूरत हाल गुजरने के बाद हम सेनेट में अपना जमहूरी किरदार अदा करेंगे। और ये बात सभी लोगों को पता है कि जाम कमाल के पास बीएपी के 8 सेनेटर्स में से 3 से 4 सेनेटर्स का ग्रुप है, 2 से 3 अरकान कौमी असम्बली हैं।
लेकिन आरफा जो सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी वो उस वक्त होगी कि सरदार यार मोहम्मद रिंद जो तवील अरसे से फेडरल पॉलिटिक्स और सेनेट की पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे थे, इससे पहले भी एक मरतबा एमपीए रह चुके हैं अपोजिशन में, पहली मरतबा हुकूमती बेंचों पर वो इस मरतबा आए थे सूबाई असम्बली में। ख्वाहिशमंद वो 3 साल पहले भी थे चीफ मिनिस्टर बनने के, लेकिन उनकी जमात ने यह फैसला लिया तो उन्हें सरेंडर करना पड़ा। उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी। अब जो सूरत हाल है, सरदार यार मोहम्मद रिंद ये समझते हैं कि इससे पहले सादिक संजरानी की वजह से बलूचिस्तान में पीटीआई की जो सेनेट की सीट थी वो एक ठेकेदार को, एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस के एक सरमायादार को दे दी गई थी। अब उनका ये ओपिनियन है कि सादिक संजरानी ने ही सारा ये खेल खेला है मेरी मालूमात के मुताबिक, और पहले सिर्फ सेनेट की सीट एक ठेकेदार को ठेके पर दे दी गई थी, अब पूरे बलूचिस्तान पर बात आ गई है। फिलहाल उनके साथ के ग्रुप में 4 या 5 लोग उनके साथ हैं पीटीआई के, और जाम कमाल से उनके राब्ते हैं, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी और एएनपी से हैं। देखें, सरदार यार मोहम्मद रिंद के जीतने के इम्कानात हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर वो कंटेस्ट करते हैं पार्टी फैसले के खिलाफ जाकर और 20, 22, 24 वोट ले लेते हैं तो ये पहला डेंट होगा पीटीआई को, जो एक बहुत बड़ा डेंट होगा जिसे वो तस्लीम करे या ना करे। सरदार यार मोहम्मद रिंद अब क्या फैसला करते हैं ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन इस फैसले के जो असरात होंगे वो पीटीआई को नजर आएंगे। और अगर ये ग्रुप इंटैक्ट रहता है, जो जाम कमाल लेड ग्रुप हो, एचडीपी हो, एएनपी हो और सरदार यार मोहम्मद रिंद और गौराम बुगटी, अगर ये ग्रुप इंटैक्ट रहकर अपोजिशन में जाता है तो कुद्दूस बिजंजो के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है हुकूमत फॉर्म करने के लिए कि वो पीडीएम की मदद लें, जमीयत उलमा इस्लाम, बीएनपी मेंगल और पीके मैप की। तो ऐसी सूरत हाल में जो सादिक संजरानी और परवेज खटक ने यकीन दहानी करवाई थी वजीर आजम इमरान खान को, वो यकीन दहानी कहाँ जाएगी। और हमें जर्नलिस्टिकली ये पता है कि वजीर आजम इमरान खान जब मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं होते तो वो कैसे ये बर्दाश्त करेंगे कि बलूचिस्तान में JUIF उस हुकूमत का हिस्सा हो जिसमें सादिक संजरानी ने जिसे बनाने के लिए रोल प्ले किया हो। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी और ये अगले चंद महीने ये सारा कुछ मशरूत है स्टैंड से सरदार यार मोहम्मद रिंद के और जाम कमाल। बिल्कुल सही। शेवानी साहब, सर आपसे भी यही सवाल, सादिक संजरानी साहब ने जो पूरा एक किरदार अदा किया सारे मामले पे, उस पे बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे रिंद साहब ने जिक्र किया तफसील से, बहुत शकूक व शुबहात का भी इजहार लोग कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत डिज़ाल्व होने से पहले की जो सूरत हाल थी वो कुछ और थी, और अब जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन और फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं अब सूरत हाल कुछ और है। सादिक संजरानी साहब का ताल्लुक भी बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, जाम कमाल साहब का भी इसी जमात से ताल्लुक है, और फ्यूचर में इन्होंने साथ चलना है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इशू कोई पैदा होगा। जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त ऐसा, अगर तज्ज़ियाकार में बात करूं तो वो ये है कि जो कोलिशन पार्टनर्स थे उन्हीं पे मुश्तमिल नेक्स्ट गवर्नमेंट मुझे बनती हुई बिल्कुल दिखाई दे रही है। और पीडीएम जो है अगेन मुझे अपोजिशन बेंचेस पे वो दिखाई दे रहे हैं। तो सूरत हाल जो है कुछ इस तरह डेवलप हो रही है, और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ही का होगा, और कुद्दूस बिजंजो साहब इस वक्त उसको बाप पार्टी के अंदर अक्सरियत हासिल है। और कोशिश यही है कि ये कोलिशन जिस तरह 3 साल से चलती रही है आगे भी इसी तरह चलती रही। तो इश्यूज़ उसमें थोड़े बहुत जो है जब तक ये फाइनलाइज नहीं होता, इस तरह के इश्यूज़ भी आपको सुनने में मिलेंगे, उस पर आप तज्ज़िया भी करेंगे, उस पर कमेंट्स भी आएंगे। बट एंड ऑफ द डे जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे 2 मेहमानों ने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कराची में जो नेस्ले टावर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कराची के अंदर नेस्ला टावर जो है उसको एक कंट्रोल धमाके के ज़रिए गिराने का जो अदालती हुक्म सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सूबाई इंतज़ामिया को ये अहकामात जारी किए गए कि इस टावर को एक कंट्रोल्ड धमाके के ज़रिए गिरा दिया जाए। ताज़ा तरीन जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक कमिश्नर कराची ने टावर को गिराने के लिए FWO और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ख़त लिख दिया है, जबकि सुई सदन को भी कहा गया है कि जो गैस कनेक्शंस हैं उनको काट दिया जाए। कमिश्नर कराची की तरफ से ये जो ख़त FWO को लिखा गया है और इसी हवाले से जो सारा मामला है इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तौहीद साहब, अर्बन प्लानर हैं, कराची अर्बन लैब से इनका ताल्लुक है। वेलकम टू द शो सर। सर, ये कितना आसान है या कितना मुश्किल है कंट्रोल धमाके से एक टावर को गिराना पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर? ऑब्वियसली दुनिया भर में तो इस किस्म के फैसले या इस किस्म के अहकामात जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते रहते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब चीफ साहब का ये फैसला आया तो क्योंकि जितनी इस वक्त हम देख रहे हैं कि जुडिशियल इंटरवेंशन हो रही हैं अर्बन प्लानिंग में, तो उससे हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो उसके बाद में मैंने इसको एक्सप्लोर किया वाया इंटरनेट, तो सामने ये आया कि वेस्ट में तो ये पैटर्न और ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में आज तक कोई ऐसी केस स्टडी मुझे एकेडमिक और स्कॉलरी आर्टिकल के रेफरेंस से नज़र नहीं आई कि कहीं कोई ऐसा जो है वो प्रोसेस किया गया हो, उस पर अमल दरामद किया गया हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये इतना सादा और आसान काम नहीं है कि जो कहते हैं कि कंट्रोल्ड ब्लास्ट के थ्रू जो है वो एक बिल्डिंग को जो है वो कोलैप्स कर दिया जाए। उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने जो पढ़ा उसमें नज़र आया कि जी इसमें बाकायदा जो है वो पहले डेस्क स्टडी होती है, जो एक की ख़ास एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं, पर्टिकुलर कंपनीज होती हैं या इदारे के पास स्किल्स होती हैं इस काम को करने की, क्योंकि एक्सप्लोजिव मटेरियल की मिकदार को भी जांचा जाता है कि कितनी मिकदार होगी। इसके अलावा देखा ही जाता है कि जो बिल्डिंग जिसको कोलैप्स करना है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्ट्रक्चरल एवेल्युएशन होती है, उस एरिया की एनवायरमेंटल एवेल्युएशन होती है, इसके अलावा सराउंडिंग एवेल्युएशन होती है कि सराउंडिंग में क्या क्या मौजूद है, और फिर इस तरह के ब्लास्ट के जो है वो कह ले रेजोनेंस, उसकी वाइब्रेशन कितनी होगी, और उससे दीगर बिल्डिंग्स को या अगर इर्द गिर्द कोई और चीजें मौजूद हैं तो क्या उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या हम फिर आपकी बातों से सर मुझे ये समझ आ रहा है कि ये इसके अंदर जिस किस्म की टेक्निक और जिस किस्म का तजुर्बा और एक स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वो पाकिस्तान में शायद मौजूद ही ना हो। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जहाँ तक मैंने लिटरेचर को देखा है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आई फेल टू फाइंड आउट अ सिंगल केस स्टडी कि पाकिस्तान में कहीं भी इस तरीके पर किसी इतनी बड़ी बिल्डिंग को जो है वो मिसमार किया गया हो। कोई ऐसा केस स्टडी नहीं मिलती, ना ही किसी इदारे के पास ऐसी कोई एक्सपर्टीज नज़र आती हैं। ऑल दो जो मिनरल्स वाली कंपनीज हैं जो दीगर पैटर्न पे काम करती हैं, क्योंकि मिनरल्स में ब्लास्ट करना कुछ और पैटर्न है, और इस तरह एक बिल्डिंग को कंट्रोल ब्लास्ट करना कि उसके साथ में, जैसे आपको नस्ला टावर के साथ में आपको पता है कि एक फ्लाईओवर गुजरता है, कई एडजेसेंट बिल्डिंग है, रिहाइश है लोगों की, तो उसके दरमियान में फिर तो सर ये जो मामला है, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकामात जारी किए तो जो इंतजामिया थी, सूबाई हुकूमत थी, क्या उन्होंने ये पॉइंट अदालत के अंदर नहीं उठाया कि ये इतना आसान है नहीं जितना लगता है कि कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करना? देखिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग जिस तरह हम देखते आ रहे हैं उसमें सबसे पहले ये किया जाता है कि कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो अगर वो कमज़ोर तबके से मुतालिक है तो सबसे पहले उस तबके को जाके हरासा करना शुरू कर दिया जाता है। गुज्जर नाले के केस में हमने देखा कि फैसला आया नहीं, अगले दिन जो है अदालती एहलकार वहाँ मौजूद है और कमज़ोर लोगों को जो है वो हरासा कर रहे हैं। नस्ला टावर के केस में भी अभी मैंने आपको बताया, देखिए टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत सारे हैं, और यकीन करें अगर एक्सपर्टीज मौजूद भी हो तो इस स्टडी को कंडक्ट करने में मिनिमम जो है वो आपके 2 वीक से 1 मंथ लग सकता है कि उसके स्ट्रक्चर की सैंपलिंग लेना, उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक मॉडल तैयार करना, क्योंकि उसको आप एक धमाके से उड़ा रहे हैं तो, और बाकी इर्द गिर्द के माहौल को बचाना है, आपने सराउंडिंग को बचाना है, वाइब्रेशन, नॉइस,
एनवायरनमेंट, सब चीजों को अगर देखना है हकीकतन, तो ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, थोड़ा सा इतना क्विक तो नहीं है। यानी अगर एक्सपर्टीज भी हो तो मैं नहीं समझता, जो मैंने पढ़ा उसके मुताबिक ये कोई 1 2 दिन 4 दिन का केस नहीं है। लेकिन हुआ क्या, कोर्ट का फैसला आते ही सबसे पहले उन वहाँ के मुतासरीन जो है उनकी बिजली गैस मुनक़ता कर दी जाती है, कमिश्नर कराची और दीगर इदारों की जानिब से उनको हरासा किया जाता है। यानी आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके तहत आप वो अदालती अहकामात पर अमल सर, तो दरामद कर मुर्तजा सकें। वहाब आपके का पास क्या मौकफ है इस सारे मामले में? क्या वो अब सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर जो हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करने, बातें तो वो कर रहे हैं, जहां जो आप देखें, जैसे बिल्कुल जो आर्ग्यूमेंट आपने उठाया है कि कमजोर तबके के खिलाफ फैसला है तो सारी इंतजामिया दौड़ पड़ती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो क्या मुर्तजा वहाब देखिए, साहब इसमें कोई फैसला नहीं करेंगे, कोई अमल नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई अपील नहीं करेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है अब जब अगली हेयरिंग में कोर्ट पूछेगी, आम तौर पे जो रवैया नज़र आ रहा है पिछले 2 साल से हम कोर्ट की प्रोसीडिंग को देख रहे हैं और उसको अर्बन प्लानिंग के नैरेटिव में जांचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इदारे हैं उनका तरीक़ेकार ये है कि वो अगली हेयरिंग में जब उनसे बात-पूछ की जाएगी, तो बाकायदा इस पे एक पूरा फॉर्मेट बनाकर कोर्ट को पेश कर देंगे कि सर ये देखें, इतने ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट हैं और ज़ाहिर-सी बात है अभी हम फ़िलहाल जो ये कर ही नहीं सकते। इस पे अमल दरामद फ़िलवक़्त मुमकिन नहीं है। तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है फ़िलहाल। तो सर फिर आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो लोगों को, गरीब लोगों को हरासा कर रहे हैं, उनके शायद गैस के कनेक्शन काट दिए गए हैं। तो ये तो कुछ नहीं, बिल कॉन्ट्रडिक्टरी अप्रोच नहीं है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता, दूसरा जो वो लोग हैं उनको तंग भी किया जा रहा है और उनके ऊपर नहीं देखें, नहीं, सारे नहीं, जो देखिए ऑर्डर्स बात हैं उनको देखें, इम्प्लीमेंट इस भी तरह किया नहीं जा है रहा है। कि कोर्ट को अभी तक ये कहा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, लेकिन चूँकि जिस तरह की टेक्निकलिटीज़ उसमें मैंने देखी हैं और जो कॉम्प्लेक्स एक पैटर्न है, उसके मुताबिक टाइम माँगा जाएगा और कर रहे हैं, वही डिले टैक्टिक्स वाला सिलसिला होगा जो पहले भी होता रहा है। और मैं आपको बताऊँ कि मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, लेकिन कोई एक केस ऐसा था जो कि कैप्री सिनेमा के सामने कोई बिल्डिंग थी, जिसमें भी जो है वो ऑर्डर में जो है इसी तरह के कुछ वर्डिक्ट्स इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन आज तक कई साल गुज़रने के बावजूद उस पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। मैंने कोशिश की थी कि मुझे वो एग्ज़ैक्ट वो केस स्टडी मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल सकी। लेकिन कुछ हमारे दोस्तों ने बताया जो लॉ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा जी ऐसा पहले भी हुआ था और कई साल गुज़रने के बावजूद भी अभी तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे, नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।